हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम यहाँ पर नोट्स का डिस्कस कर रहे थे अपना कि डीएसएसबी की जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, डीएसएसबी पेडागोजी की ये नोट्स की दूसरी क्लास है जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट मेरी जो नोट्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने कुछ विधियों के बारे में पढ़ा था नोट्स के अंदर ही, तो आज हम जो है उन्हीं विधियों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं, जिसमें हम आज खेल शिक्षण विधि और उनकी पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खेल शिक्षण विधि वह पद्धतियाँ। तो जैसे कि आपको पता है कि किंडरगार्टन जो है उसके जन्मदाता आपके फॉर्बल हैं, जो कि जर्मनी के हैं। पहले जो होता था सीटेट के एग्ज़ाम में या डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, वहाँ से आपसे सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता था कि किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है। आजकल जैसे जैसे कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो ये क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है उसको भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू आता है कि किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता फॉर्बल हैं और फॉर्बल जो है वो जर्मनी के हैं। इस तरीके से लैंग्वेज आती है, तो आपको हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। यह दुनिया की सबसे पहली जो है वो खेल पद्धति आ जाती है। ये दुनिया की सबसे पहली खेल शिक्षण पद्धति है, ये आपको ध्यान रखना है और 3 से 7 वर्ष के लिए होती है। ये आपकी स्टेटमेंट जरूर आ सकती है कि फॉर्बल ने कितने वर्ष के लिए खेल पद्धति का विकास किया था। तो आपका 3 से 7 वर्ष के लिए फॉर्बल ने अपनी खेल पद्धति का विकास किया है। फॉर्बल एक आदर्शवादी दार्शनिक है। अगर हम बात करें आदर्शवादी, तो आदर्शवादी वे होते हैं जो भगवान अध्यात्म में विश्वास रखते हैं बेसिकली। किंडरगार्टन की अगर हम बात करें तो बच्चों का बगीचा इसे कहा जाता है और यहाँ पर अध्यापक होता है माली और बच्चे होते हैं कोमल फूल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किंडरगार्टन कितने पक्षों पर ध्यान देता है। तो किंडरगार्टन बेसिकली 3 पक्षों पर ध्यान देता है। सबसे पहला है खेल गीत, आपका दूसरा है रचना या व्यापार। बच्चे को कंस्ट्रक्टिविज्म सिखाया जाता है कि कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करनी है चीज़ों को, आपको ऑक्यूपेशन कैसे करना है, क्रिएटिव कैसे बनना है। और साथ इसमें तीसरी आपकी चीज़ आ जाएगी जहाँ पर बच्चे को सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स के बारे में बता दिया जाता है। टीचिंग एड्स से किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है खेल गीत। बच्चे को किंडरगार्टन के अंदर गीत गाने के लिए कहा जाता है और ऐसा नहीं होता कि मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हुए हैं और फिर गीत गा रहे हैं, नहीं। बच्चे को क्या किया जाता है कि बच्चे को एक तरीके से बच्चे को टीचर इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको जो गीत गाना है वो आप किसी भी तरीके से गा सकते हो। आप खड़े होकर गा सकते हो, आप बैठ के गा सकते हो। बेसिकली अपने गैस्चर्स का आपको यूज़ करते हुए गीत को गाना है। उसके बाद आता है रचना या व्यापार। यहाँ पर बच्चों को एक तरीके से क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चा एक जो है डेवलपर बने, एक क्रिएटर बने, इस तरीके की भावना का बच्चे के अंदर विकास किया जाता है। उसे पेपर से कुछ बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए, ये सारे डेली बेसिस पे कार्य दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि फॉरवेल कैसे दार्शनिक थे, आपको बताना है। फॉरवेल किस विचारधारा के दार्शनिक थे। चलिए आगे चलते हैं। सहायक सामग्री यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है और वो सहायक सामग्री भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होती है। और वो क्रिएटिव कैसे होती है कि बच्चों को दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए, बच्चों को प्लस माइनस का ज्ञान कराने के लिए कुछ उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं और उनके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के गिफ्ट बच्चों के लिए रख दिए जाते हैं, जैसे गेंद हो गया, वर्गाकार कोई भी चीज़ हो गई, या आयताकार क्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें हो गई। तो उससे बच्चों को जो है सिखाया जाता है। इससे आकृति का ज्ञान तो होता ही है और साथ में वह प्लस माइनस भी सीख जाता है। जैसे बच्चे को आपने बहुत सारी पेंसिल्स दे दी हैं और उसमें से बोल दिया कि मैं ये 4 ले लेती हूँ। आपने बच्चों को 9 पेंसिल दे दी, मैं ये 4 ले लेती हूँ, तो बताइए कितनी बची। तो एक तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, वस्तुओं के साथ अपना समन्वय स्थापित कर रहा है। वो बच्चों को, वो एक दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ रहे हैं। गुण क्या होता है इसका कि मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा खेलना चाहता है। तो ये खेल खेल की विधि हो जाती है बच्चे के लिए। और अगर हम दोष की बात करें तो खेल गीत समझ से परे हैं। अगर हम समझ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बच्चा उसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रमित रहता है। उपहार स्पष्ट नहीं है इसके अंदर कि उपहार बच्चे को किस प्रकार के आप देंगे।
विषय में सहसंबंध नहीं है कि किस प्रकार के विषय के साथ किस प्रकार की विषय या किस प्रकार की विषय वस्तु आप प्रयोग में ला रहे हैं। अगर हम बात करें इनके गुण की, तो गुण हमने एक पहले यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है कि इस पद्धति में जो है बच्चों का मन हमेशा खेल में रहता है। दूसरा है, ये एक स्वाभाविक है, बच्चा करके सीखता है। बच्चा करके सीखता है, ये तो एक स्वाभाविक ही क्रिया है कि बच्चा करके सीखने पर बल दिया जाता है। करके सीखना इस तरीके से कि बच्चे को आपने दे दिया, बाकी सारी चीज़ तो वही बता रहा है ना, कि किस तरीके से मेरे पास 9 पेंसिल आएगी तो मैं उसमें से 4 अगर आपको दे दूँगा तो मेरे पास 5 बचेगी। तो ये सारी चीज़ बच्चा खुद कर रहा है। बच्चे को आदर्श व्यवहार करना सिखाना, यानी कि एक बच्चे को एक मॉरल वैल्यू बच्चे के अंदर डेवलप करनी, एक बच्चे को सामाजिक बनाना, ये भी फॉर्बल की जो खेल विधि है उसमें सिखाया जाता है। शारीरिक व मानसिक और सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, लास्ट में जो फॉर्बल की कवर है तो उनकी जो मज़ार है उस पर गेंद, बॉक्स, वर्गाकार आयतें, चीज़ें वगैरह रखी जाती हैं, जो बहुत ही मतलब अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो ये विधि है ये है मारिया मोंटेसरी की। ये आपका यहाँ से शुरू हो जाती है, आपका मरिया है वो, मरिया मोंटेसरी, कहीं कहीं पर मारिया भी लिखा हुआ है, आप उस पर मत जाइएगा, मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी की विधि यहाँ से शुरू हो जाती है। मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्बल जो है वो कौन से दार्शनिक थे, तो फॉर्बल आदर्शवादी थे। और अगर मैं बात करूँ मारिया मोंटेसरी की, तो यहाँ से आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, मारिया मोंटेसरी की भी और फॉर्बल की भी। मारिया मोंटेसरी प्रगतिवादी वह प्रयोगवादी थी। तो पहले फॉर्बल से ही प्रभावित हुई है मारिया मोंटेसरी, और उन्होंने भी खेल विधि का विकास किया है। मारिया मोंटेसरी ने खेल विधि का विकास किया है। यह इटली की पहली महिला डॉक्टर थी। यह जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन की डॉक्टर थी। इन्होंने विशिष्ट बच्चों पर ट्रीटमेंट किया, पर वो इतना असर नहीं दिखा पाया। इन्होंने इनकी शिक्षा के प्रति एक अपना सिद्धांत बनाया, जो था एक प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, यानी कि ये प्रकृति में रहकर बच्चों को सिखाना चाहती थी। बच्चा ऐसा हो जो प्रकृति में रहकर सीखे, प्रकृति की चीज़ों से सीखे, और साथ ही साथ बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएं जिससे हमें पता चलता रहे कि बच्चे को कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा और कितना हमें सिखाने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी 3 पक्षों की बात करती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से 3 पक्षों की बात करती हैं। तो सबसे पहले ये बात करती हैं आपकी काम इंद्रियों की, काम इंद्रियों का प्रशिक्षण। दूसरा ये बात करती हैं आपका ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। तीसरा बात करती हैं ये 3R। तो अगर हम पहले की बात करें काम इंद्रियों का प्रशिक्षण, यानी कि बच्चे के अंदर अगर आप अपनी ज्ञान इंद्रिय हटा दें तो जितनी भी चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। मानसिक विकलांग और सामान्य बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही है। यह बच्चों के अनेक काम करवाते हैं। ज्ञानेंद्रिय की अगर हम बात करें तो 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं बच्चे। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस करवाना बच्चे को कि ये क्या चीज़ है और आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा 3R, यानी कि एक सामान्य बच्चा हो चाहे वह एक विशिष्ट बच्चा हो, विशिष्ट बच्चे को थोड़ी देर से, पर सामान्य बच्चे को रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जो आपकी बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मारिया मोंटेसरी ने अपने घर में ही स्कूल खोला था, अपने घर में ही स्कूल खोला जिसका नाम था बचपन का घर। अभी आप मुझे बताइए कि फॉर्बल ने जो अपना खोला हुआ था स्कूल, उसको क्या कहा गया है। बाद में इन्होंने सामान्य बच्चों के लिए भी स्कूल को बढ़ाया। अन्य बातों पर हम ध्यान देते हैं तो बच्चों को मानसिक खेल अधिक खिलाए जाते हैं इस विधि के अंदर। बहुत महंगी पद्धति है विधि जो है ये प्रायोगिक विज्ञान पर आधारित है। जितना ज़्यादा आप जो है प्रयोग करेंगे उस पर यह आधारित है। समाजीकरण पर यह बल देती है कि बच्चे को जो है मॉरल वैल्यू बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, बच्चा सोशल होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर आधारित है। उसके अलावा हर बच्चे को अपने छोटे छोटे कमरे दिए जाते हैं, वह वहीं रहते हैं, और यदि घर जाना हो तो शाम को ही जा सकते हैं। मारिया मोंटेसरी ने लेखन कौशल पर विशेष बल दिया है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारिया मोंटेसरी ने, आपसे पूछ सकता है कि भाई
3 R किसने दिए हैं? तो मारिया मोंटेसरी ने। और मारिया मोंटेसरी ने कौन सा ऐसा कौशल है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है? तो आपको बताना है कि वो लेखन कौशल है जिस पे वो ज़्यादा जोर देती हैं। मारिया मोंटेसरी ने अपने घर में स्कूल खोला और उसका नाम क्या रखा है? बचपन का घर। देखिए ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं जल्दी से। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता हैं आपके महात्मा गांधी, और इन्होंने आदर्शवादी वह आध्यात्मिक दर्शन दर्शन दिया है। अगर मैंने आपसे बात करती हूँ फॉरवेल की, तो फॉरवेल ने कौन सा दिया है? आदर्शवादी। और अगर मैं बात करूँ मारिया मोंटेसरी की, तो उन्होंने कौन सा दिया है? उन्होंने प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से आए थे, इन्होंने एक बंजर ज़मीन पर स्कूल खोला था। बंजर ज़मीन पर महात्मा गांधी ने स्कूल खोला था, और स्कूल का नाम क्या था आपका? टॉलस्टॉय फार्म, ये था। ठीक है। बुनियादी शिक्षा भारत से शुरू हुई 1948 में, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। बुनियादी तालीम इन्होंने दी, नई तालीम इन्होंने दी है। ये ज़्यादातर हस्तकला पर ज़्यादा जोर देते थे। हस्त प्रधान शिक्षा ये अपनाना चाहते थे, सम प्रधान बच्चे को बनाना चाहते थे, और रोज़गार प्रधान ये देते हैं। ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने समन्वय पे जोर दिया है, यानी कि स्कूल और समाज के बीच में समन्वय हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर जोर दिया है। मिलकर कार्य करना, और शिक्षा और रोजगार का समन्वय होना चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को स्कूल के बाद ही रोजगार मिलना शुरू हो जाए। और बाल केंद्रित शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया है। चलिए यहाँ पर आपका जो है ये तीनों ही विधि ख़त्म हो जाती हैं जो खेल विधि से जुड़ी हुई हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के ऊपर बात करेंगे और उसको अच्छे से डीप से समझेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इससे देखिएगा कि आपके काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। और thank you so much for watching this video. Thanks a lot.